लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था किसी भी गिवन डिफरेंस रिलेशंस को जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जहां पर इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें बात करेंगे इस क्वेश्चन की। बट उसके पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या देखा था, एक बार मैं उसको रिकॉल कराना चाहूँगा। मैंने बात करा था कि आपके पास जो भी गिवन डिफरेंस रिलेशंस होगा वो दो टाइप के आएंगे। या तो हमारे पास जो सब्सक्रिप्ट होगा वो माइनस में लिखे होंगे, मतलब n, n-1, n-2 इस टाइप के होंगे। या तो दूसरा मेरे पास क्या होगा, जो भी मेरे पास डिफरेंस रिलेशन गिवन होगा उसका जो सब्सक्रिप्ट होगा पॉजिटिव होगा, n, n+1, n+2, n+3 इस टाइप के होंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। मैंने बताया था कि जब भी आपके पास सब्सक्रिप्ट, देखो सपोज करो मेरे पास यहाँ पर 3 टर्म थे, मेरे पास 2 ही टर्म आता, केवल an और n-1 होता। तो यहाँ पर सबसे छोटा मेरे पास कौन सब्सक्रिप्ट है, n है और n-1। n और n-1 में सबसे छोटा कौन सा है, n-1 होगा। तो जाहिर सी बात है n है, n-1 में एक कम कर दे तो जाहिर से और छोटा होगा। तो स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, n=1 से। जो भी मेरे पास यहाँ देखो n-1 लिखा गया ना, सबसे छोटा है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस साइन को नहीं ध्यान देना है, केवल प्लस और माइनस किसी की चीज़ को ध्यान देना है, केवल मुझे नंबर से मतलब। अगर मतलब यहाँ पर मेरे पास n-k लिखा हुआ है तो मुझे केवल k से मतलब है, माइनस के प्लस के से मतलब नहीं है। तो मतलब मेरी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से। अगर मेरे पास होता है n, n-1 और n-2, तो मैं क्या करता है यहाँ पर, देखो सबसे छोटा मेरे पास कौन सा होगा, n-2 होगा। n, n-1 और n-2 में सबसे छोटा कौन सा होगा, n-2। अब n-2 में ये जो मेरे पास नंबर लिखा होता है ना, ये इसका केवल 2 से स्टार्टिंग करेंगे। -2 से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस 2 से नंबर बस आपको लेना है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग 2 से करेंगे। अगर मेरे पास होता है n, n-1, n-2, n-3, तो यहाँ पर स्टार्टिंग हम लोग किससे करते हैं, 3 से करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। और वहीं रहता अगर मेरे पास प्लस में, अगर मेरे पास प्लस में रहता तो कुछ नहीं करता, सबसे छोटा मेरे पास हमेशा n ही रहेगा, क्योंकि n, n+1, n+2, तो जाहिर से बात बाकी सब बड़े हो जाएंगे। तो मतलब सबसे छोटा मेरे पास कौन सा होगा, n। और n के साथ हमेशा हम लोग प्लस या माइनस में कुछ करके लिख, जैसे यहाँ पर देखो क्या था, n-1, n-2 था, तो यहाँ भी n के साथ हम लोग 0 ऐड कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जब भी आपके पास an रहेगा, an+1, an+2, n+3, तो यहाँ पर स्टार्टिंग हमेशा किससे करोगे, 0 से करोगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो मैंने एक चीज़ बताई कि जब भी आपके पास an, an+1, an+2 आएगा तो हमेशा स्टार्टिंग किससे करोगे, 0 से करोगे। ठीक, समझ में आ गई होगी बातें। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जहाँ पर मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी लिख रखा है, सो दैट आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, ध्यान से देखने वाली बात क्या है, देखो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन क्या गिवन है। सपोज कि मेरे पास ये क्वेश्चन था, आई होप क्वेश्चन देख लिया होगा आपने। ठीक, इतना तो समझ में आता होगा। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लिया, पेपर में आएगा तो यही काम करना भैया, पहले गिवन क्वेश्चन को एक बार लिख लेना। मैंने बताया था कि लास्ट स्टेप में सॉल्विंग स्टेप बता रखे, जब भी कोई रिकरेंस रिलेशन गिवन होगा तो आपको क्या काम करना है, पहले क्या काम करना है, जो भी मेरे पास गिवन रिकरेंस रिलेशन होगा दोनों ही साइड आपको z⁴n से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख रखा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई z⁴n, मतलब कि हर एक इस वाले टर्म को भी z⁴n से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले टर्म को भी z⁴n से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले टर्म को भी z⁴n से मल्टीप्लाई। अगर राइट हैंड साइड में भी कुछ होता तो उसको भी z⁴n से मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ ही साथ उसका समेसन लेंगे। क्या लेंगे, समेसन लेंगे। समेसन का मतलब तो पता होगा ना, सिग्मा से नोटेशन करेंगे। यहाँ देखो मैंने सॉल्विंग स्टेप पूरा स्टेप में बता रखा था। आई होप आपने लेक्चर 1 मतलब लेक्चर नंबर 3 आपने देख रखा होगा। ठीक, नहीं देखा तो भाई प्लीज़ देख लेना, नहीं तो ये लेक्चर शायद आपको थोड़ा समझ में कम आएगा। ठीक, तो उसके बाद मैंने बताया पहला स्टेप क्या काम करना, जो भी मेरे पास गिवन डिफरेंस रिलेशन होगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय z⁴n करेंगे और समेसन करेंगे। समेसन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, देखो मैंने क्या लिख रखा है, टेकिंग समेसन फ्रॉम कहाँ से करेंगे, जब भी आपके पास n, n+1, n+2 आएगा तो मतलब n+3 आ जाए, n+4 आ जाए, n+5 आ जाए, तो याद रखना हमेशा इसमें क्या स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 0 से करेंगे। अभी मैंने स्टार्टिंग समझाया, जब भी आपके पास कभी भी ऐसा आ जाए n, n+1, n+2, हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, 0। हो सकता कभी ऐसा आ जाए n, n+1, ये नहीं होता, तब भी आप स्टार्टिंग कहाँ से करते, तब भी 0 से ही करते। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसका मतलब समेसन कहाँ करेंगे, टेकिंग समेसन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी। समझ में आ गया। देखो मैंने वही कर रखा है, जो भी मेरे पास टर्म था, देखो an+2 था तो an+2 के बगल में क्या लगा, मल्टीप्लाइड बाई z⁴n। समेसन कहाँ से कहाँ तक कर रखा है, समेसन करा n=0 से इन्फिनिटी। माइनस लगा तो माइनस लगाया, 5 लिखा था 5 लिखा, क्योंकि 5 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर कर दिया। फिर an+1 के बगल में फिर से समेसन का साइन लगाया, स्टार्टिंग कहाँ से कर रखा है, n=0 से इन्फिनिटी तक। an+1 के बगल में मल्टीप्लाई किया z⁴n, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लिख रखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई z⁴n, तो भाई हर एक टर्म के साथ z⁴n मल्टीप्लाई हो जाएगी, और साथ ही साथ समेसन कर दिया। 6 कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, स्टार्टिंग यहाँ से भी कर रखा, समेसन के n=0 से इन्फिनिटी तक an z⁴n। ठीक, फिर से यहाँ पर कर रखा 0 का हम लोगों ने करा n=0 से 0 z⁴n।
अब समझना यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, मतलब लेक्चर नंबर 3 में, कि ये जो भी मेरे पास ये आते हैं, मतलब कि जो भी मेरे पास समेसन है, ठीक, ये जो भी मेरे पास क्या है, ये जो भी मेरे पास समेसन वाला पार्ट है, एक ये पार्ट रहा और इसको दूसरा मैं पार्ट कह दे रहा हूँ, इसको स्टार कह दे रहा हूँ, और ये रहा मेरा हैशटैग वाला, ठीक है। यहाँ तक तो दिख रहा होगा। हमें क्या काम करना है, इन तीनों को सॉल्व करना है, ठीक है, इसको और इसको। अब इसको हम लोग अलग से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखना, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ पर है साहब, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट लेना है, उसके बाद ये वाला पार्ट लेना है, फिर ये वाला पार्ट लेना है। बारी बारी इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ अलग से लिख रखा है, ठीक है। सबसे पहले इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ अलग से लिख रखा है। अब आपको पता है कि जब भी समेसन लिखा, समेसन n = 0 से इन्फिनिटी लिखा गया, आपको करना क्या होता है। लास्ट लेक्चर में बताया था आपको स्टार्टिंग करनी है n = 0 से, मतलब कि सबसे पहले जो भी आपके पास यहाँ पर n है और यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर n है और यहाँ पर n है, आपको सबसे पहले यहाँ पर 0 रखना है। तो यहाँ पर n = 0 रखोगे तो 0 + 2 कितना हो जाएगा, 0 + 2 2 होगा। यहाँ पर n = 0 रखोगे तो z⁴ हो जाएगा, यहाँ लिख रखा। फिर 0 के बाद फिर 1 रखोगे, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड सो ऑन, ऐसे रखते चले जाएंगे और प्लस प्लस लगाते चलेंगे, कि इसका मतलब ही होता है समेशन, ठीक। इसका मतलब होता है भैया समेशन। तो समेशन का मतलब ही होता है एडिशन करना। तो यहाँ पर देखो एडिशन करते चले जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले देखो 0 रखा, तो 0 जब रखा तो यहाँ पर 2 आ गया। उसके बाद देखो क्या अगला नंबर कौन सा, फिर 1 रखेंगे। जब यहाँ पर 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो जाहिर सी बात, यहाँ पर n = 1 रखा है तो यहाँ भी 1 होगा, तो z⁴ 1। उसके बाद फिर मैंने क्या रखा, 2 रखेंगे। जब यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर देखो 4 हो गया। तो 2 n के लिए तो हमने 2 रखा था, 2 यहाँ भी हो गया, z⁴ 2 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक। उसके बाद देखो जब इसको आप रख लोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, यहाँ पर समझ में आएगा। देखो आपको मिलेगा जेड, किसी भी नंबर की पावर 0 किसको इक्वल होता है, 1। 1 का मल्टीप्लाई a2 से करोगे तो भैया a2 ही आएगा, ठीक है, a के सब्सक्रिप्ट में 2 ही आएगा। फिर उसके बाद a3 z⁴ 1 हो जाएगा, a4 z⁴ 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके चलता चला जाएगा। उसके बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी कि जब भी आपके पास इस तरीके से बन रहा है, जब भी आपके पास इस तरीके क्या बन रहा है, जब भी इस तरीके से बनेगा, आपको दिमाग में क्या रखना है कि जो भी मेरे पास a2 लिखा गया, a3 लिखा गया है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके से कुछ लिखा होगा तो मतलब a2 के बगल में z⁴ 2 होना चाहिए, a3 के बगल में z⁴ 3 होना चाहिए और a4 के बगल में z⁴ 4 होना चाहिए। यही सब तो सीखा था आपने लास्ट लेक्चर में। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ देखो a2 था तो a2 के बगल में z⁴ 2 होना चाहिए था। मैंने यही तो कहा ना आपसे, देखो a2 के बगल में क्या होना चाहिए था, फिर से दिखा देते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ तक क्लियर है बातें, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था कि जो भी मेरे पास a2 रहेगा, a2 के बगल मुझे क्या चाहिए होता है, z⁴ 2 चाहिए होता है। यहाँ पर z⁴ 2 है क्या, नहीं है। a3 के बगल में मुझे क्या चाहिए होता है, a3 के बगल में z⁴ 3 चाहिए होता है। यहाँ पर है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे a2 के बगल में z⁴ 2 चाहिए था। इसका मतलब मैंने क्या किया, जो चीज़ मुझे चाहिए था मैंने उसी चीज़ का सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और सेम नंबर से डिवाइड कर दिया। मतलब z⁴ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, z⁴ डिवाइड कर दिया। अब जैसा कि आपको पता है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना और सेम चीज़ से डिवाइड करना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मेरा काम क्या होगा देखना, ये तो समझ में आ गया होगा ना मैंने क्यों किया। मैंने इस वजह से किया z⁴ 2 से मल्टीप्लाई, z⁴ 2 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर a2 के बगल में मुझे z⁴ 2 चाहिए थी। समझ में आ रहा है, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैंने देखो किया क्या, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर से डिवाइड कर दिया। अब ये जो z⁴ 2 है ना, अब ये z⁴ 2 का जो ये मल्टीप्लाई वाला ऊपर वाला z⁴ 2, इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, इसके साथ भी हो जाएगा मल्टीप्लाई और इसके साथ भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सारे टर्म के साथ हो जाएगा। आपको पता है कि z⁴ 2, z⁴ यहाँ पर आपको पता है 1 है, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर z⁴ 3 हो जाएगा। यहाँ पर a2 के बगल में z⁴ 2 हो जाएगा और z⁴ 2 के बगल में जब z⁴ 2 दोबारा से यहाँ पर आएगा तो z⁴ 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके चलता चला जाएगा। नीचे वाले z⁴ 2 को मैंने एज इट इज़ रहने दिया, क्योंकि मुझे पता है कि सेम नंबर से जब मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो भाई ये जो मल्टीप्लिकेशन और ऊपर वाला चीज़ था वो मल्टीप्लाई हो गया सबके साथ, और नीचे वाली चीज़ को मैंने एज इट इज़ रहने दिया। इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ समझना। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि जब आपने ये सीरीज़ याद कर रही, आपने ये सीरीज़ याद किया था, आपने सीरीज़ में क्या सीखा था कि देखो मुझे क्या हुआ, मैंने मल्टीप्लाई करने से मेरा फ़र्क क्या पड़ा मुझे, कि देखो मुझे a2 z⁴ 2 मिल गया, a3 z⁴ 3 मिल गया, a4 z⁴ 4 मिल गया। मुझे देखो इतना पार्ट तो पीछे वाला पार्ट तो मुझे मिल रहा है। देखो a2 z⁴ 2, a3 z⁴ 3 प्लस a4 z⁴ 4 एंड सो ऑन, इस तरीके चलता चला जाएगा। लेकिन मुझे स्टार्टिंग के 2 पार्ट नहीं मिल रहे, मतलब कि इतना पार्ट मुझे नहीं मिल रहा है, दिख रहा है ध्यान से, इतना पार्ट मुझे नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, पीछे वाला पार्ट तो मुझे एज इट इज़ मिल रहा है, इतना पार्ट नहीं मिल रहा, तो इस पूरे पार्ट को हम लोग कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे,
यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इस पूरे पार्ट को यहाँ पर लेके आएंगे तो आपको पता है ये निगेटिव में हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, a2z⁴ a3z⁴ को हम लोग लिखेंगे gz माइनस का a0 माइनस का a1z। ठीक है, वही काम कर रखा है यहाँ पर। देखो a2z⁴ प्लस a3z⁴ a4z⁴ एंड सो ऑन को क्या लिख दिया, gz माइनस का a0 a1z। ठीक, इसी चीज़ को देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस पूरे की पार्ट की जगह पर मैंने इस चीज़ को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, तो जाहिर से तो ये वाला चीज़ इधर है, तो जितनी भी प्लस वाली चीज़ इधर आएगा तो माइनस में जाएंगे, तो gz माइनस का a0 माइनस का a1z और ये 1/z² एवरीथिंग रहेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी बातें। तो अभी इसमें हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, मतलब इसकी वैल्यूज हम लोगों ने निकाल लिया कि इसको हम लोग क्या और लिख सकते हैं, मतलब कि gz के फॉर्म में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब बारी है इसकी, अब इसको क्या करेंगे। ठीक, तो इसको देखते हैं जरा ध्यान से देख लो। यहाँ पर क्या लिखा है, समेशन लिखा है n=0 से लेकर an+1 z⁴n। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम काम यही करना है। फिर से मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक, ध्यान से देखना, ये वाले पार्ट को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले देखो n=0 से स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर 0+1 करोगे तो यहाँ पर n=0 रखोगे पहले, तो 0+1 कितना होता है 1, 0+1 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखा, z⁴0 रखोगे यहाँ पे, तो z⁴0। फिर यहाँ पर n पहले 0 रखा था, 0 के बाद अगला नंबर कौन सा रखोगे 1, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे रखते चले जाना है। फिर 1 रखा, जब यहाँ पर 1 रखा तो 1+1 कितना होगा 2, तो यहाँ पर 2 रखा तो ऊपर तो 1 ही आएगा कि n की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने 1 रखा, तो जाहिर सी बात यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, तो 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2 रखा, तो यहाँ पर 2+1 कितना हो गया 3 और ऊपर हो जाएगा 2। इस तरीके से चलता चला जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी नंबर के पावर 0 किसके इक्वल होता है 1, तो भैया a1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a1 ही आएगा, तो यहाँ पर z⁴1 हो जाएगा, a2 z⁴1 a3 z⁴2 फिर a4 z⁴3। अब यहाँ समझना मजे की बात। अब यहाँ समझने वाली बात देखो क्या है, आपको पता है कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में अभी बताया, अभी मैंने क्या बताया आपको, मैंने देखो आपको ये बताया कि आपके a1 के बगल में देखो a1 अगर लिखा गया, a1 की पावर कितने, a1 के बगल में जो z की पावर है 1 होता है। a2 लिखा गया तो a2 के बगल में z की पावर 2 होता है। a3 है तो a2 के बगल में जो z की पावर 3 होगा, तो मतलब a3 है तो z की पावर 3 होगा, a2 तो z की पावर 2 होगा। यहाँ a1 तो है, मतलब यहाँ z की कमी है, यहाँ z नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, देखो एक z ही तो नहीं है, यहाँ देखो a2 है मगर z की पावर यहाँ पर 1, एक z की कमी पड़ रही है, ऑब्वियसली पड़ रही है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, z की पावर 1 से मल्टीप्लाई, मतलब z से मल्टीप्लाई कर देंगे, z से डिवाइड कर देंगे। अब फ़र्क क्या पड़ा, ये जो ऊपर वाला z है ना, ये ऊपर जो z लिख रखा है उसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सबके साथ, इधर भी और इधर भी ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में तो आ रहा होगा, मतलब कि सेम नंबर से सेम मतलब सेम जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। दोबारा से तो मेरा क्वेश्चन वही है, तो मैंने जेड से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरा फ़ायदा क्या हुआ, अब यहाँ पर फ़ायदा ये हो गया कि मैं जब इस जेड को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, a1 जेड बन गया, a2 जेड की पावर 2 बन गया, a3 जेड की पावर 3 बन गया और a4 जेड की पावर 4 बन गया, एंड सो ऑन। अब ये वाला जो पार्ट है 1/z तो नीचे वाला एवरीज रहेगा, ये नीचे वाला जो z है ये यहाँ रहा। हमने कहा कि अब ये a1z a2z की पावर 2 प्लस a3z की पावर 3 प्लस a4z की पावर 4, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, अब इस बार देखो मुझे इसकी वैल्यू पता है, ध्यान से देखना, इसको थोड़ी देर के लिए छुपा दो। हमने कि देखो यहाँ पर a1z की पावर 1 है, a2z की पावर 2 है, a3z की पावर 3 है, a4z की पावर 4 है। पीछे वाला पार्ट यहाँ तक तो गिवन में देखो यहाँ तक है, पीछे वाला पूरा पार्ट देखो यहाँ पर है। मुझे इसकी जगह पर कुछ लिखना है, मतलब a1z की पावर 1, a2z की पावर 2 और a3z की पावर 3 की जगह पर इसकी जगह पर कुछ लिखना है, तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है इतना मुझे पता है, इसको मैं और क्या लिखूंगा, इस पूरे पार्ट को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा gz माइनस का a0, क्योंकि इतना तो मुझे पता ही है ना। यहाँ पर देखो अब इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो जाहिर है gz माइनस का a0 कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अगर इतना नहीं समझ में तो पिछला लेक्चर देख लेना, वहाँ पर मैंने सब कुछ बेसिक से डिस्कस किया है। तो gz माइनस का a0 होगा, 1/z एज इट रहेगा। ठीक है, सिमिलर तरीके से मेरे पास जो तीसरी चीज़ आ रही है वो क्या है, समेसन करना है an z की पावर n से, an z की पावर n का भी करोगे तो n=0 रखोगे तो फिर यहाँ भी z की पावर 0 हो जाएगा, फिर n=1 रखोगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर z की पावर 1 हो जाएगा, फिर 2 रखोगे तो यहाँ भी 2, यहाँ भी z की, यहाँ मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो a0 प्लस a1z प्लस a2z की पावर 2, a3z की, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, यहाँ 1 है तो यहाँ भी z की पावर 1 है, 2 है तो यहाँ भी z की पावर 2, 3 है तो यहाँ भी z की पावर 3 है। तो मतलब ये जो मेरे पास पूरा है, ये मेरे पास क्या, ये पूरा जो मेरे पास सीक्वेंस, मतलब जो मेरे पास सीरीज़ दे रखी है, सीरीज़, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब कि a0 a1z a0 a1z a2z की पावर 2 a3z की, वही पूरा दे रखा था, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते, gz आराम से लिख सकते, तो gz लिख दिया। तो मतलब कि मुझे हर एक जो भी मेरे पास ये दे रखा था इसको gz के फॉर्म में लेके आना, तो मैंने लिख दिया।
अब क्या करना है, जो भी आपने इसकी वैल्यूज़ निकाली, मतलब कि जहाँ पर ये था, मतलब इसको आपने ऐसा लिखा, इस चीज़ को आपने ऐसा लिखा, इस चीज़ को आपने देखो ऐसा लिखा, इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और इस वाले पार्ट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अब करना है कि जो भी आपने ये निकाला ना, इस उठाकर ले जाके इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ पर ले जाकर पुट कर देते हैं। क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, जब आप पुट करोगे, देखो पुट करने पर क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया। देखो इसकी जगह पर मैंने क्या निकाला था, देखो इसकी जगह पर ध्यान से देख लो, इसकी जगह पर मैंने यही तो निकाला था। देखो इसकी जगह पर मैंने इसकी यही वैल्यू तो निकाली थी, यहाँ पर मैंने ले जाकर पुट कर दिया था 1/z² GZ माइनस के A0 A1Z। माइनस लगा था, माइनस लगाया, 5 लिखा था, 5 लिखा। अब इसकी जगह पर ध्यान से देखो, किसकी जगह पर, इसकी जगह पर देखो ध्यान से, इसकी जगह पर ये निकाला ना दूसरी वैल्यूज़, ये देखो इसकी वैल्यू 1/z GZ माइनस के A0 लिखा, तो ये वाली वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर रख दिया। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा प्लस का 6, मतलब प्लस का 6 लिखा गया है, तो भैया यहाँ पर देखो प्लस का 6 लिखा ना, देखो प्लस का 6, तो प्लस का 6 लिखा। उसके बाद देखो ना इसकी वैल्यू क्या निकल कर है, इस पूरे की वैल्यू देखो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था, इस पूरे की वैल्यू निकाला था, इस पूरे की वैल्यू कितनी देगी, GZ की इक्वल आई थी, तो यहाँ पर मैंने GZ रख दिया। समझ में आ गया। ठीक है सर, यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी, 6 GZ कैसे आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसका समेसन करेंगे 0z की पावर n का, तो आपको पता है यहाँ पर जब भी रखोगे जीरो का जो भी मेरे पास निकालोगे, हमारे पास जीरो का जो मेरे पास वो होता है क्या, जनरेटिंग फंक्शन होता है, वो जीरो होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्टली जीरो हो गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो, यहाँ पर आपको जो मेन है ये काम का बंदा है ये। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं, इसको बिल्कुल कॉपी मत करना, नीचे वाला पार्ट को यहाँ तक आपको कॉपी करना है। ठीक, कर लिया कॉपी, ठीक है, कर लो यार कॉपी। अब दूसरी चीज़ देखो ध्यान से यहाँ पर, अब इतना काम करने के बाद देखो क्या काम करना है आपको। देखो क्वेश्चन में दे रखा था इनिशियल कंडीशन, आपको पता है ना इसको इनिशियल कंडीशन कहते हैं। तो आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन थी, वो करना क्या, जो भी आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन थी ना, यहाँ पर ले जाकर पुट कर देना। देखो यहाँ पर A0 दे रखा, तो A0 की वैल्यू मुझे पता है कि 1 दे रखा था, और A1 भी यहाँ पर है, तो A1 की वैल्यू भी 0 दे रखी, तो यहाँ पर ले जाकर आपको पुट करना। तो मेरा जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, यही है। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ को पुट करना है। तो क्या करना है, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, ऑन पुटिंग A0 = 1 और A1 = 0। तो यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर ये 1/z² है, 1/z² GZ माइनस A0 की जगह पर क्या रख दिया, देखो A0 की जगह पर 1 रख दिया, क्योंकि A0 की वैल्यू 1 दे रखी थी और A1 की वैल्यू 0 थी। तो 0 का जब Z से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से उसके बाद मैंने क्या किया, 5/z, यहाँ पर देखो A0 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर दिया, फिर 6 GZ = 0। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या किया रखा, -1 और माइनस के 0। अब आपको पता है कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करो तो GZ/Z² हो जाएगा, और ये -1/Z² हो जाएगा, और -0 तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर 5/z का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5GZ/Z हो जाएगा, और -5 का फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5/z और +6 GZ = 0। अब क्या करना है आपको, अब आपको पता है कि यहाँ पर सब चीज़ काम कर लिया। उसके बाद आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था जितने GZ वाली चीज़ें हैं, ये वाला GZ, और यहाँ भी रहा GZ, और यहाँ भी रहा GZ। जितने भी GZ वाली चीज़ें उनको एक तरफ कर लो, उनको एक साइड कर लो। तो ये था, ये था, ये था, इनको एक तरफ कर लिया। देखो GZ/Z² माइनस का 5GZ/Z, फिर उसके बाद 6GZ, ये रहा। और जितने भी हमारे GZ वाले टर्म नहीं थे, मतलब एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक, इसको मैंने कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड जब जाहिर से ट्रांसफर करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस का 1/z² था, तो प्लस का 1/z² हो गया, प्लस का 5/z था, तो माइनस का 5/z होगा। जब भी हम लोग कोई किसी भी चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चीज़ को लेकर आते हैं, तो साइन चेंज हो जाता है। तो देखो साइन चेंज हो गया, माइनस का था तो प्लस हो गया, प्लस का था तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अब मैंने क्या कर रखा है, जो भी मेरे पास देखो ये GZ यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो न्यूमरेटर से मैंने क्या ले रखा है, न्यूमरेटर से इसके मैंने GZ कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर ले क्या लिया, GZ कॉमन, टेकिंग GZ कॉमन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से हम लोगों ने क्या ले रखा है, GZ कॉमन ले रखा है। तो कॉमन लोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर GZ गायब हो जाएगा तो 1/z², यहाँ भी GZ गायब हो जाएगा तो 5 - 5/z प्लस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/z² माइनस का 5/z। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद दिक्कत पता है बच्चों को फिर से यहाँ पर आती है क्या, उसको एलसीएम लेने नहीं आता है। तो यहाँ पर देखो एलसीएम
नहीं लेने हैं तो बता देना मुझे। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको एलसीएम लेने नहीं आता तो जो भी प्रॉब्लम होगी बता देना, फिर भी मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो जेड स्क्वायर है, जेड और जेड यहाँ पर 1 है। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी पावर कौन सी, जेड की पावर 2, यहाँ पर जेड की पावर 1 है। जो सबसे बड़ी पावर वाली होती है वो मेरा पर एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जेड की पावर 2 मेरा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर जेड की पावर 2 हो जाएगा, ये फिर 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो मुझे पता जेड है, अब यहाँ पर मुझे जेड स्क्वायर करना है, तो जेड स्क्वायर कैसे बनेगा, तो जेड से यहाँ भी जेड से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी करोगे, तो यहाँ पर देखो 5 जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे देखो जेड लिखा हुआ है, तो जेड जब लिखा हुआ है तो जेड से मुझे नीचे जेड स्क्वायर बनाना है, तो जेड से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो जेड स्क्वायर तो हो जाएगा, ठीक। ऊपर जेड से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 5 जेड हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1 लिखा गया, यहाँ भी जेड स्क्वायर आपको बनाना है, तो जेड स्क्वायर तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी करोगे, तो नीचे वाला तो जेड स्क्वायर, ठीक है। ओके, समझ नहीं है मेरे को, ठीक है। अब समझना यहाँ पर एलसीएम तो समझ में आ रहा होगा करना क्या है, ठीक है। यहाँ तक तो उम्मीद है समझ में आती है कि एलसीएम कैसे करते हैं। एलसीएम कहने का मतलब देखो, अगर यहाँ जेड स्क्वायर है तो यहाँ भी जेड स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ भी जेड स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ आपको पता जेड एक है, तो यहाँ पर आपको पता है एक जेड से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक जेड से डिवाइड कर दोगे तो नीचे जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो माइनस का 5 जेड यहाँ लिख दिया, ठीक है। मेंटली काम कर लेना। ये यहाँ भी देखो कि जेड स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर जेड स्क्वायर तो बिल्कुल ही नहीं है, तो यहाँ भी जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, जेड स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो जो भी यहाँ पर ऊपर वाला है ना, तो ऊपर वाले से जेड स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नीचे जेड स्क्वायर रह गया, ठीक। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो बता देना, अच्छे से फिर से दूसरे लेक्चर्स में बता देंगे केवल एलसीएम वाले पार्ट को, ठीक है। एलसीएम जिसको लेने नहीं आता बता देना मुझे। हमने कि जीजेड हो गया, ये वाला पूरा पार्ट हो गया। यहाँ पर आपको पता जेड स्क्वायर और जेड, यहाँ पर जेड है, इसमें सबसे बड़ जो जेड स्क्वायर जेड की पावर यहाँ पर 1 है, सबसे बड़ा मेरे पास जो सबसे बड़ी वाली जो पावर होती है वो मेरे पास एलसीएम हो जाता है, जेड की पावर 2 मेरा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब उसके जेड की पावर 2 यहाँ पर हो गया। आपको पता है कि यहाँ पर आपको कमी किसकी खल रही है, थोड़ी देखो, अगर समझ नहीं आता तो यहाँ पर दो कमी खल रही है, जेड यहाँ पर जेड स्क्वायर यहाँ भी चाहिए, देखो डिनोमिनेटर में हमेशा सेम चाहिए, तो यहाँ पर जेड स्क्वायर है, यहाँ भी जेड स्क्वायर मुझे चाहिए, तो जेड स्क्वायर चाहिए तो मैंने जेड से मल्टीप्लाई जेड से डिवाइड कर दिया। अब नीचे तो जेड स्क्वायर बन गया, अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, माइनस का 5 जेड यहाँ कॉपी कर दोगे। समझ में आ गया, ठीक। आई होप समझ में तो आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब उसके करने के बाद आपको करना क्या है, आपके पास जीजेड हो गया। अब आपके पास ना ये जो भी आपके पास देखो ना डिनोमिनेटर में सेम दिख रहा है, यहाँ भी देखो जेड स्क्वायर है, यहाँ भी जेड स्क्वायर, तो दोनों जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास केवल क्या बच जाएगा, 1 माइनस का 5 जेड प्लस 6 जेड स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 5 जेड हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बातें। आपको करना क्या है, यहाँ आपको जीजेड निकालना, तो जैसे ये मल्टीप्लाइड में है, ये मल्टीप्लाइड में तो डिवाइड में चला आएगा, तो यहाँ पर डिवाइड में चला आ गया। अब इसके आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया, अगर ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक भैया क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ध्यान रखना, स्पेलिंग सही कर लेना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कर लोगे ना स्पेलिंग सही, नहीं कर पाओगे, अरे भाई आई सी क्वाड्रेटिक, आई और सी लिख देना, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। अब इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर देखो मैंने यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर 6 जेड स्क्वायर माइनस का 5 जेड प्लस का 1 है। कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि इस वाले नंबर का 6 का 1 से मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, प्लस करने पर 5 आना चाहिए। तो देख लो यहाँ पर 6 जेड स्क्वायर माइनस का 3 जेड माइनस का 2 जेड प्लस 1 हो गया। फैक्टर निकालने नहीं आता है तो प्लीज़ मैंने बार बार कर बता देना, नहीं तो ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई है, जाके देख लेना भाई, ठीक है। तो फैक्टर ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 जेड माइनस का 2 जेड प्लस 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को पेयर कर लेंगे, इसका और इसका। यहाँ पर क्या लेंगे, 3 जेड हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 जेड माइनस का 1 बन जाएगा। यहाँ पर आपको पता है जो ब्रैकेट में यहाँ पर आया मुझे यहाँ भी चाहिए, तो इसमें से क्या कर लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 जेड -1 बन जाएगा। अब जाहिर सी बात है, ध्यान से देखो, यहाँ पर यहाँ भी 2 जेड -1 है, यहाँ भी 2 जेड -1 है। अब दोनों में ही 2 जेड -1, तो 2 जेड -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 3 जेड -1 बन जाएगा। तो मतलब मेरे पास क्या हो गया, इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर क्या निकल गया, 2 जेड -1 और 2 जेड, एक 2 जेड -1 है, दूसरा 3 जेड -1 है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, तो इसको अब लिख लेते हैं फैक्टर के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो देखो मेरे पास कुछ ऐसा दिखेगा, जी जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 5 जेड अपॉन का 2 जेड माइनस का 1 3 जेड माइनस का 1, ठीक। इसको मैंने देखो यहाँ पर लिख के दिखा रखा, तो यहाँ पर मैंने लिख रहा, कुछ नया नहीं किया। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं, इसको तो मैं करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब भी आपके पास कभी भी देखो यहाँ पर फैक्टर दिख रहे होंगे, ये वाला एक फैक्टर है, एक देखो ये फैक्टर है, दिख रहा है ना, दो हमारे पास फैक्टर दिख रहे हैं। तो ये जो दिख रखे आपको इसको लिखना कैसे, ऊपर वाले को देखो मत, ठीक है, ऊपर वाले बिल्कुल मत देखो। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे वाले ध्यान से देखना है, ए लिखना है, फिर इसको 2 जेड माइनस का 1 कर देना है, ठीक है। ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट को मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप गंदा नहीं करना है, ठीक है। इसको रफ में काम कर लेना। तो यहाँ पर प्लस बी लिखोगे, दूसरा वाला फैक्टर क्या है, 3 जेड माइनस का 1, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता है तो
चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, जाकर देख लेना। फिर भी नहीं समझना तो बता देना एक बार कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी वहाँ बता देना, मेंशन कर देना टाइम भी, ठीक है। अब आपको पता है कि ए और बी की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना, कैसे करोगे? मैंने आपको क्या बताया था, ए के नीचे क्या लिखा हुआ है? ए के नीचे आपको लिखा हुआ है 2z माइनस का 1। क्या लिखा गया है? ए के नीचे लिखा गया 2z माइनस 1, ठीक है। तो ए के नीचे 2z माइनस 1 है ना, तो यहाँ से आपको ए की वैल्यूज़ को निकालने के लिए ये जो वाला पार्ट होता है ना, यहाँ से 2z माइनस 1 को उड़ा देना। ए के नीचे 2z माइनस 1 है ना, तो इधर से 2z माइनस 1 को उड़ा देना। पहले तो एक काम कर लो, आपको ये पता करना पड़ेगा जो ये ए के नीचे 2z माइनस 1 है किस वैल्यू पर जीरो होगा। तो आपको पता है कि 2z माइनस 1 को इक्वल टू जीरो जब कर दोगे तो आपको पहले तो ये पता करना है कि जो ए के नीचे 2z माइनस 1 है किस पॉइंट पर जीरो होगा। जब आपको ये ना पता चले किस पॉइंट पर जीरो होगा तो इसको इक्वल टू जीरो कर देना। यहाँ से जब आप वैल्यूज़ निकालोगे तो आपको जेड की वैल्यू कितनी पता चलेगी? 1/2। कितनी नहीं पता चलेगी? 1/2। मतलब कि ये जो नीचे वाला फैक्टर है वो जेड इक्वल टू 1/2 पे जीरो होगा। अब आपको करना क्या, यही शॉर्ट ट्रिक बनेगा, ध्यान रखना, यही शॉर्ट ट्रिक बनेगा। आपको जो जेड की वैल्यू 1/2 है ना, यहाँ पे नहीं रखना है। देखो ए के नीचे 2z माइनस 1 है, तो आपको क्या करना है, इस 2z माइनस 1 को यहाँ पे इसको उड़ा देना। ए के नीचे 2z माइनस 1 है तो 2z माइनस 1 को थोड़ी देर के लिए उड़ा दो। बाकी ये जो जेड की वैल्यू 1/2 रखा निकाला ना आपने, इसको यहाँ पर जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पर रख देना है। तो इसको रखो जरा यहाँ पर ध्यान से देखो। जब इसको रखोगे तो ए की वैल्यू कैसे निकल कर आएगी, देखो मैं यहाँ अलग से निकल के दिखा रहा हूँ। 1 माइनस का, तो जेड की वैल्यू 1/2 रखो, तो यहाँ पर माइनस का 5/2, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, जेड की वैल्यू 1/2 3/2 माइनस का 1, ठीक है। इतना करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा बता दो। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 2 माइनस का 5, उसके बाद अपॉन का 2, नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस का 2 अपॉन का 2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना 2 माइनस का 5, 2 माइनस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 3, और नीचे कितना 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। तो मतलब कि ए की जो वैल्यू आ गई, ए की जो वैल्यू आ गई माइनस का 3 आ गया। बी कैसे निकालेंगे, बी निकालने के लिए ध्यान से देखो। अब बी के नीचे बताओ क्या लिखा गया, 3z माइनस का 1। अब बताओ 3z माइनस 1 जीरो कब होगा, तो जैसे तो बिल्कुल सेम काम यहाँ भी करना। तो यहाँ जब आप जेड की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 1/3। अब देखो बी के नीचे 3z माइनस 1 है ना, तो यहाँ से आपको 3z माइनस 1 को गायब कर देना है। तो आपको बी के नीचे 3z माइनस 1 है, 3z माइनस 1 को यहाँ से हाइड कर लो। बाकी जितने भी जेड वाली ये पूरी टर्म है वहाँ पर आपको जेड की वैल्यू 1/3 रखना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस का 5 जेड की वैल्यू 1/3 रखो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से 5/3 हो जाएगा। देखो ना यहाँ पर आपको ना जेड, देखो बी के नीचे 3z माइनस 1 है, तो 3z माइनस 1 को यहाँ पर हाइड कर दो। बाकी हर जगह मतलब यहाँ पर और यहाँ पर भी जेड की इक्वल टू 1/3 पुट करना है। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 2z की, मतलब कि जेड की वैल्यू कितना दे रखा है 1/3 आया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 2/3 माइनस का 1 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया? किसकी वैल्यू निकल कर आएगी, बी की वैल्यू आएगी। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना भाई? अब उसके बाद देखो क्या करोगे, यहाँ पर करोगे 3 माइनस का 5, देखो इसकी वैल्यू नीचे इधर इधर और फिर सामने सामने, मतलब एलसीएम ले रहे हैं। देखो 3 माइनस का 5, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके नीचे 1 कंसीडर कर लो। फिर यहाँ देखो 2, ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 3, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पर 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 1। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पर 2 मुझे समझ में आया, ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई माइनस का 3, और बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये जो ए और बी की वैल्यूज आ गई यहाँ पर ले जाकर पुट कर दो। कहाँ पर, यहाँ पर। इसकी मतलब इसको इसके इक्वल किया था, एक बार बता देते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आपको समझनी है तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ए अपॉन लिखना, a/2z माइनस का 1 करना, ठीक है, प्लस लिखना, फिर b लिखना, उसके बाद 3z माइनस का 1 करना, ठीक है। ये काम आपको रफ में करना है, ठीक है। अब उसके बाद a की जो वैल्यू आपने निकाल रखी यहाँ पर ले जाकर पुट कर देना। तो a की वैल्यू आपने क्या निकाल रखी, -3, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, यहाँ पर 2z माइनस का 1 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे आप, b की वैल्यू कितनी आ गई थी 2, तो b की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 रख दिया, 3z माइनस का 1। अब को ये सारा काम करके यहाँ पर नहीं दिखाना, बस आपको इस वाले पार्ट को आप इस तरीके से लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। उसके बाद ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, उसके बाद यहाँ पर पुट कर देना है। अब क्या हुआ, इसको करने के बाद क्या समझ में आया, क्या समझ में आया भाई, कि ये जो आपने करा ना, अब आपको इसको लिखना ही किस फॉर्म में, जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्म में। अब इसके बाद देखो सारा काम हो गया, जो मेन काम था यही था,
पार्शियल फ्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करना, अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना। फॉर्मूला कैसे दिमाग में आएगा भाई, मेन तो फॉर्मूला ही है ना, आप देखो समझना पहले। अब यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखते हो तो आपको क्वेश्चन में क्या होता है, 1 माइनस का बीजेड ये 1 प्लस बीजेड होता है। ध्यान से देखो, ये दोनों फॉर्मूले आपको दिखेंगे भी यहाँ पर, 1 माइनस का बीजेड ये 1 प्लस बीजेड, मतलब 1 माइनस बीजेड ये 1 प्लस बीजेड, मतलब ये तो समझ में आ रहा है 1 यहाँ पर पॉजिटिव होता है, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, 1 माइनस का बीजेड ये 1 प्लस बीजेड होता है। लेकिन यहाँ पर तो यार -1 है, मतलब मुझे -1 नहीं चाहिए, मुझे +1 चाहिए। देखो 1 माइनस का बीजेड होता है, ये 1 प्लस बीजेड होता है। इसका मतलब इस -1 को +1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपने पढ़ेंगे इस माइनस का प्लस बनाना पड़ेगा, तो भाई माइनस कॉमन ले लो। माइनस जब कॉमन लोगे तो प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाती है, माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाती है। माइनस कॉमन लेने से प्लस वाली चीज़ माइनस और माइनस वाली चीज़ प्लस। तो क्या करेंगे, -3 ऊपर है, नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 को पहले लिख देंगे और इसको बाद में लिख देंगे, 1 माइनस का 2z हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आता होगा, आई होप, इतना तो उम्मीद है कि आपको मैथ्स इतनी आती होगी। +2 लिखेंगे, नीचे भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 3z हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बातें, क्लियर है, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3/1 माइनस का 2z। ऊपर यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस लगा दो, माइनस का 2 लिख दो, क्या लिखोगे, माइनस का 2, चाहे यहाँ माइनस लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 3z। क्लियर है बातें यहाँ तक, ठीक। उसके बाद मैंने देखो लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है, मतलब कि कांस्टेंट ऊपर रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको नीचे देखना क्या लिखा है, 1 माइनस का 2z। देखो यहाँ पर क्या 1 माइनस का बीजेड दिख रहा है, फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है, 1 माइनस का बीजेड, 1 माइनस का बीजेड दिख रहा है, 1 माइनस का बीजेड दिखा कि नहीं दिखा, दिख गया होगा, 1 माइनस का बीजेड दिख गया ना। तो यहाँ पर देखो मैंने कहा था जब भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से डरना मत, कांस्टेंट को बस ऐसा मल्टीप्लाइड में लिख देना। 1 माइनस 2z को आप क्या लिखते हैं, 1 माइनस बीजेड को क्या लिखते हैं, b की पावर n। देखो माइनस के b था तो प्लस का b की पावर n, तो -2 है तो 2 की पावर n, समझ गए, प्लस लगा तो प्लस लगाओ। यहाँ पर देखो -2 लिखा गया तो -2 यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई लिखो। हमने कि वहाँ -3 है, देखो ना 1 माइनस के बीजेड फिर से है तो -3 तो प्लस का 3 की पावर n हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है बातें। अब कुछ नहीं करना है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो देखो कुछ नहीं हुआ, 3 × 2 की पावर n प्लस माइनस -2 × 3 की पावर n। ये था मेरा an, जो कि मेरा है फाइनल आंसर। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है अगर कहीं समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक है साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर कभी आपको लगता है कि आपका आंसर गलत है, कैसे चेक करोगे आपका आंसर सही है गलत। आपको क्या काम करना, जो भी आपके पास क्वेश्चन में ना इनिशियल कंडीशन गिवन होती है, इनिशियल कंडीशन गिवन थी ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहाँ गया भाई साहब, रुक जाओ जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ दो क्वेश्चन में दिखाता हूँ। दो क्वेश्चन में आपके पास इनिशियल कंडीशन थी ना, a0 = 1 a1 = 0। देखो यहाँ पर an लिखा था ना, ध्यान से देखो यहाँ पर an लिखा गया है, तो देखो आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा था, a0 = क्या दे रखा था, जस्ट वेट अ मिनट, a0 = 1 दे रखा था, तो a0 = 1 दे रखा था। इसका मतलब देखो अगर इसको an से कंपैरिजन कराओगे तो an से, तो यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 0। तो यहाँ पर जब आप पुट करोगे ना, n = 0 पुट करोगे, मतलब यहाँ पर n = जब 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है, यहाँ पर 1 मिल जाएगा, चाहे पुट करके देख लेना। अगर मुझे यहाँ पर रखोगे जाहिर से, तो अगर एक बार दिखा देते हैं, n = 0 पुट करोगे, तो यहाँ पर जब पुट करोगे ना, देखो ना a0 हो जाएगा, यहाँ पर n = 0 पुट करना आपको, यहाँ पर बस ये वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है गलत, आप भी कर सकते हो ऐसा। तो यहाँ पर n = 0 पुट करो, तो यहाँ पर a0 हो जाएगा, तो यहाँ पर किसी भी नंबर के पास 0 किसके इक्वल होगा, 1, तो यहाँ भी तो n = 0 पुट करना है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1, तो यहाँ 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, n = 0, किसी भी नंबर के पास 0 किसके इक्वल होता है, 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, 3 - 2 कितना होता है, 1, तो भैया देख लो आ गया कि नहीं आ गया, तो a0 की वैल्यू 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको लगे कभी डाउट हो कि मेरा आंसर सही है गलत, तो आप क्या काम करना है, n = जो भी आपने निकाला यहाँ पर पुट कर देना, आपका जो ये आपके पास इनिशियल कंडीशन होती है ये आपको मिल जाएगा। अगर मिल गया मतलब आपका आंसर सही है, नहीं मिला इसका मतलब आपका आंसर गलत है। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको इस लेक्चर में बताइए कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो फील फ्री हो गया आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है साहब, चलें फिर। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। ऑल द बेस्ट।